Great to have you here, Manika ji. And I welcome you Thank you. both on this call. Many congratulations on this momentous occasion. All the best also for the IPO. Uh, Great Thank timing. you. The market is down today. Hopefully, it will be up tomorrow. So that way is Yes. great timing. Yeah. Uh, Right. So, if you can, because this is going to be a video interview, I would request you to explain the business in simple terms for our viewers. जी, जी आनंद जी ओके सो पहले तो हम बहुत खुश हैं वी आर वेरी हैप्पी दैट गॉडियम आईवीएफ वो पहला प्लेयर होने वाला है आईवीएफ नेशनल आईवीएफ इंडस्ट्री से जो oh yes, कैपिटल्स के मेन बोर्ड पे लिस्ट होने जा रहा है सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी ओपनिंग एन एंटायर इंडस्ट्री सेगमेंट द जर्नी ऑफ गॉडियम आईवीएफ स्टार्टेड इन 2009 एंड छोटे से एक 800 स्क्वायर फीट के सेंटर से हमने स्टार्ट किया था अपनी ही सेविंग से बट सिंस आई हैड ट्रेन्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कील जर्मनी एंड इन मेलबर्न सो वी ब्रॉट द whatever we had learned globally into the center और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखा और बहुत जल्द ही हमने अपना बड़ा सेंटर खोला फिर उसके ऊपर एक फ्लोर खोला फिर उसके बाद वो भी जगह जब कम पड़ गई 3-4 साल में we decided to make a 12,000 square feet dedicated IVF facility जो कि बहुत ही हाई टेक बनी हुई है और probably कंट्री की one of the largest dedicated IVF spaces में से है and ओवर दीज इयर्स 2009 से 15 में हमेशा कहती हूँ कि एक डॉक्टर की जर्नी रही है who was seeking clinical excellence and we were successful at that और हम 58% सक्सेस रेट एक साइकिल पर देने लग गए जो कि ग्लोबल बेस्ट के साथ एट पार है and a lot of hard work went to achieve this clinical excellence and so what we did was that we made the organization completely SOP driven whatever were learnings were so right from medical embryology nursing down to housekeeping सब कुछ हमने SOPs के फॉर्म में एक मैनुअल बना दिया and because I was told by my mentors, who were founders of Boston IVF, that you replicate and open more centers जब आप श्योर हो कि आप वही सक्सेस रेट सब जगह दे पाए क्योंकि आफ्टर ऑल जो Mhm. हमारे पास आ रहे हैं वो कपल्स होते हैं जिनके पास जीवन की सबसे अनमोल चीज नहीं है तो इट इज आवर ड्यूटी टू मेक श्योर दैट वी गिव द बेस्ट टू देम so we put a lot of hard work for these beginning 7-8 years कि वो SOPs कायम हो जाएं and now we are a completely SOP driven organization and a completely scalable model because we just cut copy paste organizational structure हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है जिसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो नेशनली कंप्लायंसेस को देखते हैं वी आर अ वेरी कंप्लायंस कॉन्शियस प्लेयर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीएफओ सबके अपने डेडिकेटेड काम है आवर डायरेक्टर फॉर स्ट्रैटेजी इज अ वेरी सीनियर रिसोर्स विद 30 years of experience सबके अपने काम हैं सबको अपनी रिपोर्टिंग लाइंस पता हैं तो हर सेंटर पर एक सेंटर हेड होता है जो Mhm. हमारे नेशनल चीफ क्लिनिशियन को रिपोर्ट करता है वैसे ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट नेशनल चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करता है वैसे ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हायरकी बनी हुई है तो with this strict reporting and monitoring we ensure and the true test of that has been that वही 58% सक्सेस रेट विद इन 1 to 2% ऑफ ईच अदर सभी सेंटर्स डिलीवर कर रहे हैं जब से वो खुले हैं सो दैट इज अ प्रूफ दैट द SOPs वर्क एंड धीरे धीरे इसी वजह से हम मल्टीपल फेल्ड IVF के लिए जाने लगे और धीरे धीरे ना सिर्फ अपनी कंट्री में बट 30 देशों से लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आने लगे सो मेडिकल टूरिज्म ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एंड अब तो सरकार भी उस पर तवज्जो दे रही है और इस बजट में भी स्पेशल मेंशन है तो Mhm. मेडिकल टूरिज्म इज ओनली गोइंग टू ग्रो और जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि इनफर्टिलिटी एक ग्लोबली बहुत बड़ा डिजीज बर्डन तो है ही और हमारे देश में भी 150 बिलियन में 15 से 20% कपल इनफर्टाइल इश्यूज को फेस कर रहे हैं
तो this market is only going to grow. This demand for IVF is only going to rise क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ रहा है, डायबिटीज जैसी डिजीजेस मेल और फीमेल पार्टनर दोनों को अफेक्ट कर रही हैं. तो ये सारा होने की वजह से क्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी की रेट बढ़ती जा रही है. सो एंड इट इज नॉट अ फिनोमिनन रिस्ट्रिक्टेड टू मेट्रोज, टियर 1 टियर 2 विलेजेस तक भी इनफर्टिलिटी है. एंड दैट इज व्हाई वी क्रिएटेड द हब एंड स्पोक मॉडल, ताकि हम डीपर पेनिट्रेशन अचीव कर सके. एंड नाउ वी आर एट अ स्केलेबल स्टेज एंड द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द आईपीओ इज कि हम 19 और हब्स खोलें, तो जिससे फिर हम 26 जगह पर हब्स होंगे हमारे, एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री वुड बी कवर्ड. एंड वी आर एबल टू मेक ग्लोबल लेवल ट्रीटमेंट एक्सेसिबल to any woman, you know, who dreams of becoming a mother and is struggling to have a baby. Right, right. So, आप थोड़ा मार्केट साइज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी कितनी बड़ी मार्केट है और किस रेट से ग्रो जी कर रही है? जी जी. सो जैसा मैंने बताया 15 से 20% पॉपुलेशन इनफर्टाइल है, पर इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अभी सिर्फ 2% ऑफ दैट पॉपुलेशन इज कमिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ट्रीटमेंट. So there अच्छा. is a huge untapped market lying there. That is why the global industry of IVF is set to grow at a CAGR of 7%, but the Indian IVF industry is set to grow at a CAGR of 13%. And Gaudium has been historically growing at a rate of 35 to 40% consistently. So there is a huge market potential there. And जितना हम awareness और accessibility बढ़ाएंगे, so this huge opportunity is just lying there to be tapped. And we feel that being SOP driven, being led by a leader who is an IVF clinician herself, makes a difference to the organization. So we want that rapid accessibility हम करा सके. So there's a huge market for expansion. रुपी टर्म्स में कोई फिगर है अपने पास की लाइक मार्केट इज सो बिग? 1.5 बिलियन से 1.5 1.5 बिलियन से 4.5 बिलियन हो जाएगी ये 5 साल में. 1.5 बिलियन रुपीस डॉलर्स की ये डॉलर्स. इंडस्ट्री है. ओके, बिकॉज 1.5 भी 150 करोड़ ही हुआ. ओके, राइट, ठीक है, गॉट इट. थोड़ा मैडम इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर, इसके रेगुलेशंस वगैरह के बारे में भी बताएं. मेरे ख्याल से मार्केट अभी काफी अनऑर्गेनाइज्ड फेज में है. जी राइट. तो यहाँ पे क्या चीज है जो कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जैसे आप जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड? जी जी अनिल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. बिकॉज 70% ऑफ द IVF इंडस्ट्री इन आवर कंट्री इज स्टिल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. So these are standalone clinics, you know. So कुछ बहुत छोटे छोटे से भी हैं, कुछ बड़े हैं. So 70% unorganized है, 30% organized sector है. Luckily, as a boon for us, in 2022 the ART bill was passed. उससे पहले ये एक unregulated industry थी. That's the first regulation that came in. And हमारे जैसे organized players के लिए ये बहुत अच्छा है, because ये focus करता है कि you have to meet certain criteria to be giving this treatment. तो उससे क्या होगा कि एक तो अब एक बेस क्वालिटी आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी ट्रीटमेंट देने के लिए. And so I see that in the future, अभी जो लॉ है वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में है. कुछ स्टेट्स में स्टेट बोर्ड बन चुके हैं, कुछ में बन रहे हैं. तो अगले 1-1.5 साल में ये फुल इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएगा. तो when the law is at its full implementation, I can foresee a lot of market consolidation happening in this industry. तो जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं जो सही स्टैंडर्ड्स पे काम नहीं कर रहे हैं, वो सरवाइव नहीं करेंगे. And the organized players who are giving, like Gaudium IVF, who are giving quality treatment in an ethical manner and yet making good amount of money, are gonna survive and grow. Right, fair enough. So you rightly pointed out about industry consolidation and the opportunities. Consolidation की वजह से जो opportunities market में create होने वाली हैं.
सो अक्सर ये भी देखा जाता है कि कंसोलिडेशन पे कैपिटलाइज करने के लिए आपको आपके पास इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए या आप डेट ले सकें टू फंड दी एक्विजिशंस। तो यहाँ पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपका आईपीओ साइज तो काफी कम है। आपके आपके पास कैश इससे बहुत ज्यादा नहीं आएगा, और जो भी आएगा वो तो आप नए सेंटर्स खोलने में लगाएंगे। जी सो गोइंग फॉरवर्ड फिर आपकी एक्विजिशन वाली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अनिल जी, करंट स्ट्रेटजी हमारी तो ये है कि वी विल ओपन आवर ओन स्टैंड अलोन हब्स एक्चुअली। सो 19 हब्स के बाद फिर हम देखेंगे सर, वहां से स्ट्रेटजी नेक्स्ट माइलस्टोन वही रहेगा, एक्विजिशंस का माइलस्टोन रहेगा। बट अभी हमारा स्ट्रैटेजी मेनली 19 हब्स खोलने का है सर, क्योंकि एक हब खोलने में जो है आप लगभग 2.5 करोड़ रुपीस लगाते हैं। बट वो हब पे बिकॉज वी आर नॉट अ स्टार डॉक्टर ड्रिवन मॉडल, हमें पर केस कोई हैंडआउट्स नहीं देने होते हैं, तो सैलरीड एम्प्लॉयज रहते हैं, तो मेरी बेस कॉस्ट सेम रहती है। उस पर जैसे जैसे मेरे साइकिल्स बढ़ते हैं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ओपन अ सेंटर। हम 45 to 50 डेज में एक सेंटर क्रिएट कर लेते हैं, तो ना टाइम बहुत ज्यादा लगता है ना पैसा बहुत अब्सर्डली ज्यादा लगता है। तो एंड वी आर अ B2C ड्रिवन ब्रांड, so we are not dependent on somebody else's practice to bring patients to us। तो इसलिए हमें लगता है कि ये फास्टर और ऐसा मोर स्केलेबल मॉडल है जो फास्टर इम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन के बारे में भी बात करते हैं मैम। काफी आपका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है दैट इज इंदिरा आईवीएफ। आप शायद नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट उनके स्केल में और आपके स्केल में काफी डिफरेंस है। उनका प्लेबुक शायद कुछ अलग रहा है। आई वुडंट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बट देयर मॉडल इज वास्टली डिफरेंट। लेकिन वो भी पब्लिक मार्केट्स में आने वाले हैं, और आप तो इनिशिएट ही कर रहे हैं पब्लिक मार्केट में। आप आईवीएफ, यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट आईवीएफ कंपनी। तो अब यहाँ पे तो ये लाजमी हो जाता है कि इन्वेस्टर्स को पता रहे कि कौन सी कंपनी कैसे मॉडल पे काम कर रही है, और क्योंकि चांसेस इसके भी ज्यादा हैं कि जिस तरीके से आप अभी तक ग्रो करते आए हैं वैसे ही आगे ग्रो करेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी तक आपकी ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी रही है, लेकिन उसके जी बावजूद आप अपने कॉम्पिटिटर से काफी पीछे हैं। तो ये क्या रहा है इसके अंदर, ये इस पे थोड़ा सा बताएं प्लीज। जी जी सर। सो जैसा मैंने बताया कि गॉडियम आईवीएफ की हाइलाइट्स जो हैं वो ये हैं कि इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स ये हैं कि हमने जो वो कड़ी मेहनत डाली है ना सर 16 साल की, वो रिप्लेसेबल ही नहीं है, बिकॉज दैट हैज व्हाट हैज मेड अस अचीव क्लिनिकल एक्सीलेंस। After all, we are in the business of hope, and any other competitor is also in the business of hope, but the Right. hope also has to be delivered. And to deliver that hope, you need to have a very strong foundation. हमारी फाउंडेशन पे लाई करती है क्लिनिकल एक्सेलेंस, मल्टीपल फेल्ड आईवीएफ साइकिल्स का एक्सपर्ट होना, ताकि हम किसी ऐसे शहर में भी जाते हैं जहाँ बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर बहुत सारा फेल्ड आईवीएफ भी है, और हमने एक्सपर्टीज अटेन की है उसको अचीव करने में। ऊपर से मेडिकल टूरिज्म हम अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज हमें इन ऑल दीज इयर्स बहुत सारे ग्लोबल, नेशनल और इंटरनेशनल एक्कोलेड्स मिले हैं, और जो बच्चे हम ऑलरेडी इन देशों में करा चुके हैं, तो वो हमारे इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ क्रिएटर्स हैं। तो मैं हमेशा अपनी टीम से ये कहती हूँ कि कोई कितने भी पैसे से मार्केटिंग कर ले, पर जो 16 साल में आपने हजारों बच्चे किए हैं, time cannot be replaced, and those, that word of mouth cannot be replaced। And ऊपर से sir, we are a completely SOP driven organization who's quality conscious and led by a leader who is not only a business person but an IVF clinician। तो उससे क्या होता है ना सर, वो जो पेशेंट फर्स्ट पॉलिसी हमने क्रिएट की है वो ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए में आ जाती है, एंड देन यू कॉन्स्टेंटली कीप इनोवेटिंग।
जैसे कि अभी हमने जीनोम डेटा सीक्वेंसिंग पर एक बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है, तो वो डेटा हम एंड रिजल्ट उसका ये अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर 3 एम्ब्रियो दिख रहे हैं एक माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो बता देगा कि ये बेस्ट है, इसको ट्रांसफर करने से सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी आ सकती है, तो उससे प्रेगनेंसी रेट एट फर्स्ट साइकिल बढ़ेगा, उससे प्रेग्नेंट पेशेंट्स बढ़ेंगे, उससे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा, उससे बिजनेस बढ़ेगा. सो दिस इज व्हाट मेक्स अस यूनिक. And though we have spent more time building our foundation, but the foundation is so strong कि अब rapid scalability हमारे लिए बहुत easy है. Right. And the So, asset light hub and spoke model that differentiates us a lot because वो model हमें penetration भी दे रहा है, पर मेरी balance sheet पे heavy assets नहीं डाल रहा है, heavy infrastructure costs नहीं का pressure नहीं डाल रहा है. So that is why my PAT and EBITDA margins which have remained historically high. Got it. Okay. और आपने जो अभी फर्दर 19 cities, 19 hubs ओपन करने की बात की, so are all of these going to be company owned और यहाँ पे जैसे वो एक फ्रेंचाइजी मॉडल जो होता है उस पे भी आप काम कर वो आई डोंट नो वो इंडस्ट्री में एप्लीकेबल भी है कि नहीं है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं. जी सर, ये हब्स जो हैं सारे कंपनी ओन्ड होने वाले हैं, बट जो स्पोक्स होते हैं वो उस पे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कुछ नहीं होती है. दीज आर गुड गायनेकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट स्मॉलर सिटीज जिनको हम गॉडियम एसओपी से ट्रेन कर देते हैं. तो यही मॉडल वी प्लान टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग. तो अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हम सेम रखेंगे, एसेट लाइट हब एंड स्पोक मॉडल एंड 97% B2C ड्रिवन बिजनेस. So that will keep our EBITDAs and PATs healthy. ओके, ऑलराइट. एंड ग्लोबल मार्केट्स में भी आप एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं, राइट? सर मेडिकल टूरिज्म को हम काफी हद तक और स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको और इंक्रीज करना चाहते हैं. एंड जो है सो वी आर एग्रेसिवली वी हैव अ स्मॉल यूनिट इनसाइड आवर मार्केटिंग डिपार्टमेंट विच इज लेड बाय अ डॉक्टर जो जूम पर काउंसलिंग करती हैं, पेशेंट को पूरा प्रोसेस समझाती हैं, कॉस्ट समझाती हैं, वीजा लेटर्स इशू करती हैं, एयरपोर्ट पिकअप से ड्रॉप सर्विस हम देते हैं. तो मेडिकल टूरिज्म को हम बहुत अट्रैक्ट करना चाहते हैं बिकॉज उससे फॉरेन कैपिटल भी कंट्री में आता है. राइट, राइट. ठीक है. राकेश जी के लिए भी एक प्रश्न है मेरे पास. राकेश जी, अभी तक तो आपकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इनफैक्ट लार्जली स्पीकिंग सारे रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे रहे हैं. गोइंग फॉरवर्ड लेकिन ये कम भी हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि जैसे जैसे स्केल आता है तो रिटर्न रेशियोज डिक्लाइन होते हैं. अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये कौन से एक ब्रॉड रेंज के अंदर आप इनको स्टेबलाइज होते हुए देखते हैं? मैं स्पेसिफिक नंबर नहीं पूछूंगा क्योंकि वो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हो जाएगा. राइट सर. देखिए सर, हिस्टोरिकली अगर हम हमारा ट्रेंड देखेंगे फ्रॉम 2009 हाउ वी हैव बीन ग्रोइंग, एट व्हाट पेस वी हैव बीन ग्रोइंग, एंड जैसे कि हमने सारा यूनिट इकोनॉमिक्स समझ लिया अपने बिजनेस का, वेयर वी नो दैट वेयर ओवर स्पेंडिंग शुड नॉट बी देयर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज द की एक्चुअली. सो दिस 16 years क्लिनिकल एक्सेलेंस भी है हमारे पास में, बट दिस 16 years आर ऑल्सो मेड अस अंडरस्टैंड द कॉस्ट मॉडल एज वेल, कि हमारे जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट किस हिसाब से हो सकता है करके. दैट्स द ब्यूटी वेयर इन वी आर एबल टू रिटेन आवर मार्जिन्स. And as we have done historically with the inclination towards the 7 hubs today we have, so we hope that we'll continue the same to the 19 more centers what we'll be looking forward. तो आप ये कह रहे हैं कि आपका ROCE सेम सिमिलर लेवल्स पे रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे? सर हम ये कह सकते हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड हम बता रहे हैं सर. हिस्टोरिकल ट्रेंड तो आपका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखिए, मेरे पास तो 3 साल का डेटा है. 3 साल का डेटा तो ट्रेंड ये दिखा रहा है कि ट्रेंड की अगर बात करें तो वो डिक्लाइनिंग है. सर आई वुड से वन थिंग, सी हिस्टोरिकली वी आर बैंकेबल, ठीक है ना. हिस्टोरिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ ओनली, वी आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स क्लिनिकल, मतलब कि जैसे कि हमारी मतलब डीएनए में है वो चीज कि भाई इन द ऑर्गेनाइजेशन डीएनए ग्रोथ, गिविंग द मतलब पेशेंट फर्स्ट पॉलिसी है एंड ऑप्टिमाइजिंग थिंग्स. So this has led to the journey actually to where we are today. क्योंकि बेस स्ट्रैटेजी सेम रहने वाली है, तो रेशियोज जो हेल्दी रहे हैं वो हेल्दी रहेंगे बिकॉज बेस स्ट्रैटेजी बदल नहीं रही है.
we have executed and proven something, and we are only going to grow from here. Right. ठीक है, मैं बस कंफर्म ही कर रहा था, सो नो जी वरीज। जी ओके, दो चीजें, एक तो आपने अभी कॉल पे काफी एसओपी पे काफी फोकस किया है मनिका जी, जी सो जी मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ये एसओपीज क्रिएट करने में आपने को काफी टाइम लगा है शायद इस मॉडल को परफेक्ट करने में। जी क्या ये एक रिलायबल एंट्री बैरियर के तौर पे भी काम करता है इंडस्ट्री में? हाँ सर, जो हमने अपनी इतनी सारी एक्सपीरियंस के तौर पे एसओपीज क्रिएट किए हैं, तो फॉर अनदर न्यू प्लेयर टू हैव दैट लर्निंग कर्व इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो एक लर्निंग कर्व है उसको आप फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो एसओपीज हैं ये बहुत सॉलिड डिफरेंशिएटर हैं, Right. एंड देयर हैव बीन मेनी global players who tried coming into the Indian IVF industry, and well, we all know that the Indian players have done much better. Yeah. Actually, SOP Right. forms the foundation for scalability. Yeah. Because you can't be everywhere, and no star doctor driven thought process. जी Purely the clinical experience we have. So SOP driven in that way. So we are replicating the model same. And again, see, as we are available pan India, corner to corner, so we know the problems over there, the regional problems with respect to the हाँ, patients. जैसे कई बार डिजीज की इंडिकेशन ही बदल जाती है। पंजाब में पीसीओडी ज्यादा है तो बिहार में ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा है तो ट्यूबल ब्लॉक ज्यादा है, तो मतलब हम वो चारों कोनों का वो एक्सपीरियंस भी गेन कर चुके हैं, and it is all ingrained into the SOPs. So SOPs are a key differentiator for us. Got it. Right. One more thing related to consolidation in the industry. तो अभी यहाँ पे जैसे आपने कहा कि consolidation का आने वाला है और आप उसका फायदा भी उठाना चाहेंगे. So would you be open to dilute equity? क्योंकि कैश मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है और आगे आप कितना कैश रेज करेंगे, लेकिन मैं एक डायरेक्शनली आपसे समझना चाहता हूँ कि जब ये एक्विजिशंस वगैरह जब भी आप करेंगे तो आप उनको डेट से फंड करना चाहेंगे या आप अपने कुछ मर्जर जैसी टाइप की चीज देखना चाहेंगे, एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जहां पे आप अपनी कंपनी के कुछ स्टॉक्स उनको दे दें और उनकी ओनरशिप आप खरीद लें बेस्ड ऑन द वैल्यूएशंस? And currently the strategy is the same as hub and spoke model, the 19 hubs. For now it is कि ये जर्नी हम 3 साल में कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद we will have, when we not much on the plate, then we will be thinking about it. बेसिकली अभी तो हम वही, जैसे मैंने पहले बताया कि एक हब क्रिएट करना ना हमें समय बहुत ज्यादा लगता है ना हमें कैपेक्स बहुत ज्यादा लगता है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे बिकॉज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट वी ब्रेक इवन इजिली. So the strategy is not going to change in the near future. Okay. All right. Got it. Yeah, that's all from my side. Thanks a lot for taking out time and talking to us. I wish you all the best for the success of the IPO. Thank you so much, sir. Thank you so much.